नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने डेली शेड्यूल में थोड़ा सा वो काम करते रहिए जो आपको अच्छा लगता हो। किसी को सिंगिंग अच्छी लगती होगी, किसी को डांसिंग या कुछ भी, थोड़ा सा ऐसे काम करते रहिए। ये लॉकडाउन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बन रहा है। चाहे आप ये समझ लें कि एग्ज़ाम्स वगैरह पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल बना है, तो सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है एग्ज़ाम कराना चैलेंज नहीं है, उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सभी के भले के लिए ही है। अगर सीधी बात कहें तो अगर जीवित रहें तो एग्ज़ाम अगले साल भी दे लेंगे। बहुत साधारण सी बात यह है। तो थोड़ा सा आनंदपूर्वक समय बिताएं और थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करते जाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, है ना। चूँकि चीज़ें आप देख रहे हैं कैसे दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन पे हम लोग बात कर रहे थे और इस पर 2 वीडियो चैनल पे आ चुके हैं हमारे, जिसमें कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, अंग्रेजों का आगमन हुआ कैसे, पुर्तगालियों का अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में कैसे अपने पैर जमाती है, और उस क्रम में यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि सिराजुद्दौला ने जो टेराकोटा पे अर्थात दीवार पे तोप चढ़ा दिया था फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी हो रही थी उसको लेके सिराजुद्दौला ने बहुत ज़बरदस्त विरोध दर्ज किया अपना, और विरोध दर्ज करने के साथ ही आक्रमण किया। और अगर अंग्रेज़ों की भाषा में बात करें तो काल कोठरी वाली घटना हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक कार्रवाई हुई, निर्दयतापूर्वक उनके साथ सलूक किया गया। उनकी भाषा में कहें तो, हालांकि ऐसा ही बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है कि काल कोठरी जैसी कोई घटना हुई थी। इस घटना के होने के बाद सिराजुद्दौला के नियंत्रण में कलकत्ता पूरी तरह से आ चुका था, लेकिन सिराजुद्दौला कलकत्ता रहने के मूड में थे नहीं, क्योंकि राजधानी आपको पता है मुर्शिदाबाद से कहाँ चली गई थी, ढाका से मुर्शिदाबाद आ चुकी थी, सॉरी। तो वो मुर्शिदाबाद में थे। यहाँ पे एक उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था जिसका नाम था माणिक चंद्र। माणिक चंद्र या कहीं कहीं माणिक चंद्र लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। माणिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया। यहाँ तक की चीज़ें लास्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर चुके थे। अंग्रेज़ों को एक बात पता चल चुकी थी कि हम सिराजुद्दौला के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट करके अपना काम नहीं कर पाएंगे, चूँकि इन्होंने बता दिया हमारी लिमिट क्या है। इसका एक अच्छा सा मैसेज बनाया जाता है और मैसेज बना के भेजा जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी को। आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। कभी जब उनके उस पर बात करेंगे, जब हम रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह वाले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, तब इन पे बात करेंगे थोड़ा अच्छे से। तो मद्रास जब तक कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं, मतलब सेंट्रल ऑफिस नहीं बना था, तब तक मद्रास था सेंट्रल ऑफिस, आपको पता है। उससे पहले बॉम्बे था, है ना, जो कि दहेज में मिला था। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने मद्रास एक मैसेज भेजा कि यहाँ पे नवाब का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं आक्रमण की स्थितियाँ बन सकती हैं, जिससे हो सकता है यहाँ का व्यवसाय और कंपनी के लिए खतरा बन जाए। ये मैसेज जब पहुँचता है कहाँ, मद्रास, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव नाम के अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेज दी जाती है। कहाँ के लिए? तो मेनली बंगाल के लिए, और बंगाल में अगर बात करें कहाँ के लिए, तो कलकत्ता के लिए। अब एक्शन तो ये होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव सेना लेके अगर बंगाल आए हैं तो युद्ध होना चाहिए, लेकिन जो माणिक चंद्र था, जो कलकत्ता का प्रभारी जिसको सिराजुद्दौला बना के गए थे, ये गद्दार टाइप का व्यक्ति था। इसने रॉबर्ट क्लाइव के कुछ पैसों के लालच में इनके साथ मिली सुट्टी खेल ली, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो गद्दारी कर ली। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव सैन्य नेतृत्व के साथ साथ ये क्या कर रहा था, यहाँ पे खरीद फरोख्त का काम कर रहा था उन लोगों के प्रति जो नवाब के लिए वफादार थे और बंगाल में सशक्त थे।
जिनमें पहला मोहरा बने माणिक चंद। माणिक चंद को अपने फेवर में किया, थोड़े से लालच में। इसके साथ ही साथ और 3 4 5 लोग हैं जिनको इसने अपने फेवर में कर लिया। कौन थे? तो सबसे पहला नाम इसमें आता है अमीचंद का। ये क्या थे? तो ये कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, कलकत्ता के व्यापारी। इसी प्रकार एक नाम आता है जगत सेठ का। ये क्या थे? तो ये कलकत्ता के या कह लें बंगाल के बैंकर्स थे। बंगाल के बैंकर्स थे। इसी प्रकार एक नाम आता है मीर जाफर। ये इस समय मीर बख्शी के पद पर थे। मतलब कुल मिला के रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति थे उन सभी को इसने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। थोड़ा सा लालच देता और उनको अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। इसी प्रकार एक नाम आता है राय दुर्लभ का। राय दुर्लभ ये कौन थे? तो ये सेना में अधिकारी थे। इसी प्रकार एक और अधिकारी थे जिनका नाम था खादिम खान। इनको भी, ये भी क्या थे? सेना में अधिकारी थे, लेकिन ये दूसरे सेक्शन के थोड़ा कुलीन वर्ग के अधिकारी थे। इन लोगों के साथ भी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया? डील कर लिया। सबसे पहले जब माणिक चंद के साथ डील हुई तो उसका परिणाम ये निकला कि विरोध होने की बजाय 9 फरवरी 1757 में एक संधि हुई, और उसे क्या कहा जाता है? 9 फरवरी 1757। इस संधि को कहा जाता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। इस संधि के साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इन सभी को खरीद लिया। अब एक तरह से कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब के बाद सबसे ज़्यादा कब्जा था। पहले अधिकारिता में नवाब था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पावर रखने वाला व्यक्ति था वो कंपनी के लोग थे, क्योंकि उनने इन सभी को खरीद लिया था। जब कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ा तो नवाब के साथ जो है इनका विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने की प्रक्रिया क्या होगी? तो जब विवाद बढ़ेगा तो किस चीज़ को लेकर बढ़ेगा? तो राजस्व और क्षेत्रों को लेकर बढ़ेगा, है ना। चूंकि दस्तक इनके पास था ही, और दस्तक का दुरुपयोग जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया। जैसे ही इनको खरीद लिया, दस्तक का दुरुपयोग शुरू। दस्तक का दुरुपयोग शुरू मतलब राजस्व खाली होना शुरू, राजस्व आना कम हो गया। विवाद बढ़ते गए, और विवाद बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि एक युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं प्लासी का युद्ध, जो आज का हमारा टॉपिक है ना। इन सभी घटनाओं का परिणाम हुआ कि प्लासी का युद्ध प्लान हुआ। प्लासी के युद्ध में 2 पक्ष आपको देखने हैं। एक तरफ है सिराजुद्दौला, जो कि नवाब है। दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। एक तो रॉबर्ट क्लाइव, और इनके साथ ही साथ एक व्यक्ति और काम कर रहे थे, वाटसन, है ना। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, है ना। इनकी तरफ से 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रहे थे। एक थे मोहनलाल और दूसरे थे मीर मर्दान। हालांकि माणिक चंद्र और मीर जाफर ये सब लोग थे इन्हीं की तरफ से, लेकिन इंटरनली इन सभी को खरीद रखा था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध के प्रारंभ में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद मोहनलाल और मीर मर्दान की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो तुरंत इसकी कमांड सिराजुद्दौला किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं आपकी मीर जाफर को। मीर जाफर जो कि मीर बख्शी था, अब वो इसके मेन कंटेस्ट में आ गया, बिल्कुल प्रभावी तरीके से मेन रोल उसका हो गया। जैसे ही मीर जाफर को कमांड मिली, मीर जाफर ने तुरंत सिराजुद्दौला से कहा कि एक चीज़ तो आप जो है मुर्शिदाबाद लौट जाइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम युद्ध जीत के आएंगे और मुर्शिदाबाद में आपसे मिलेंगे।
सिराजुद्दौला ने भी सोचा कि अगला आदमी इतने विश्वास के साथ कह रहा है और हमारा ही आदमी है, तो इसका मतलब कि बात में कुछ ना कुछ वजन होगा। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चले गए और इसने मीरन को भेज दिया मुर्शिदाबाद। मीरन कौन था? तो मीर जाफ़र का बेटा था। मीरन को भेज दिया मुर्शिदाबाद और मीरन ने धोखे से हत्या कर दी। किसकी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इधर जैसे ही सिराजुद्दौला गए, कहते हैं कई इतिहासकारों ने ऐसा लिखा कि मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया कि भैया जो चाहते थे वो हो गया। उधर सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। अच्छा, इन लोगों में पहले ये डील हो चुकी थी कि यदि सिराजुद्दौला को युद्ध में तुम हरवा दो तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। अब बंगाल का नवाब जब अंग्रेजों की कृपा से आप बनोगे तो उनके विरुद्ध आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, है ना कहीं आप कठपुतली बन के रह जाओगे अंग्रेजों की, है ना। और वही हुआ आगे चल के। मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया, उधर सिराजुद्दौला की हत्या हुई और 25 जून को 1757 बंगाल के नवाब बन गए कौन? मीर जाफ़र। अब बिल्कुल धूमधाम से अंग्रेज़ों का बंगाल में पूरा आधिपत्य हो गया। नवाब अपना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जितने बंगाल के सर्वाधिकारिता वाले लोग हैं वो सभी अपने हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के अब जितने जो काम हम चाहते हैं वो धड़ाधड़ हमको करते चले जाना है। अच्छा भाई, जब ये प्रक्रियाएं हो गई तो अब मीर जाफ़र नवाब बने, लेकिन इनके लिए सरवाइव करना इतना आसान नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि मीर जाफ़र को बनाया किसने? अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले तो मीर जाफ़र ने क्या किया? मीर जाफ़र ने किया, या कह लीजिए उधर से ये था, डीलिंग हुई, इनसे क्षेत्र मांगे गए और उस क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र जो इनको देना पड़ा वो था 24 परगना। 24 परगना क्षेत्र देना पड़ा किसको? अंग्रेजों को, कि भाई आप जो है ये क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दीजिए, अंग्रेजों को दे दीजिए, इसके राजस्व से आपसे लेना देना नहीं है। किसके आधार पे? दस्तक की अधिकारिता के आधार पे। मीर जाफ़र करते तो क्या करते? बने ही उनकी कृपा से थे, कुछ कर नहीं सकते थे। 24 परगना दे दिया और जैसे ही 24 परगना मिला तो तुरंत जो है अगली डिमांड आ गई 2 जिलों की और। 2 जिले और मांग लिए। कौन कौन से? एक जिला मांग लिया नादिया और दूसरा मांग लिया वर्धमान। ये 2 जिले मांग लिए गए। मीर जाफ़र समझ गया था कि ये लोग हमको काम नहीं करने देंगे, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा इनका। मीर जाफ़र ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों जिलों को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उसने कहा कि भाई हम ये 2 जिले नहीं देंगे। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, हमने तुमको बनाया, तुम हमको जिले नहीं दोगे। प्रत्यक्ष रूप से तो इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन एक प्लान किया और उस प्लान के तहत इन पे एक आरोप लगाया गया। वो आरोप ये लगाया गया कि ये डचों से क्या कर रहे हैं? डचों से प्लान कर रहे हैं, अर्थात योजना बना रहे हैं। किसके लिए? अंग्रेजों से युद्ध के लिए। ये डचों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आओ, और कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे डचों के साथ मिलके कि आप आओ और कंपनी को पराजित करो, है ना। डच वैसे भी डच और अंग्रेज थे ही विरोधी, है ना। फाइनली क्या हुआ कि 1759 में एक युद्ध होता है, वेदारा का युद्ध। वेदारा के युद्ध में डच और अंग्रेज आमने सामने होते हैं। डच वर्सेस अंग्रेज एक युद्ध होता है वेदारा का, जिसमें डचों को पराजित कर देते हैं कौन? अंग्रेज। और इनको पराजित करने के साथ ही साथ 1760 में नवाब पद से इनको हटा देते हैं। किसको? मीर जाफ़र को, है ना। अब जब कोई हटेगा तो कोई बनेगा भी, तो जैसा इन्होंने किया था, अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण मीर जाफ़र शासक बने, उसी प्रकार एक अगला बंदा शासक बनेगा और उसका नाम होगा मीर कासिम। वो भी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते क्या होगा? शासक बनेगा। जब वो शासक बनेगा तो जैसे ये कठपुतली वैसे ही वो भी कठपुतली। इनको जब हटाया गया तो इनके ही दामाद को अगला नवाब नियुक्त कर दिया गया।
जिनका नाम था मीर कासिम। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा? मीर कासिम। ये क्या कौन है? तो ये दामाद हैं किसके? मीर जाफ़र के, है ना, जो इससे पहले नवाब थे। इन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप हमें नवाब बना दो, पहले से ज़्यादा छूट दे देंगे हम आपको, अभी आप जो क्षेत्र मांग रहे हो हम खुशी से जो है आपको क्षेत्र दे देंगे, है ना। तो मीर कासिम जो थे अब ये नवाब बन गए। अब आपको ध्यान होगा कि 2 क्षेत्र अंग्रेजों ने मांगे थे, कौन कौन से? एक नादिया मांगा था और एक वर्धमान मांगा था। इन्होंने वर्धमान दिया, मिदनापुर दिया और चटगांव दिया, खुशी से कि चलो भाई हमको नवाब बनाया, तो पहले तो एक तो वर्धमान ले लो, दूसरा मिदनापुर ले लो और तीसरा चटगांव भी ले जाओ। तुमने 2 मांगे, हमने 3 दिए। इसके बदले एक समझौता हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि इस समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण चल रहे थे, जो लगभग बिहार के क्षेत्र के आसपास तक पहुँच चुके थे। कहते हैं ऐसा खतरा था कि वो आक्रमण बंगाल में भी हो सकते थे। उस स्थिति में मीर कासिम को जो है ये लगा कि एक संधि भी इनके साथ हो जाएगी तो ये भी थोड़ा सा हमारे सपोर्ट में होंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसके बदले एक संधि हुई कि यदि बंगाल पर कोई आक्रमण होता है तो कंपनी और नवाब दोनों साथ साथ लड़ेंगे, दोनों एक पक्ष होंगे, है ना। तो ये दिया। उसके साथ ही साथ इन्होंने इतना ही नहीं रहा, 5 लाख रुपए भी दिए। ये सारे गिफ्ट है दिए जा रहे हैं अंग्रेजों को, है ना। किसके बदले? तो ये सब नवाब बनाने के बदले दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इतने से भी बात नहीं बनी, एक और बड़ा काम। एक क्षेत्र पड़ता था तब पश्चिम बंगाल में ही लगता था, सिलहट। सिलहट में चूने का व्यापार था। चूने के व्यापार में 50% की अधिकारिता दे दी। किसको? कंपनी को। मतलब अब आप देख सकते हैं कि लगभग पूरी तरह से बंगाल के नवाब पर, बंगाल की रिसोर्सेज पर, बंगाल के बड़े राजस्व क्षेत्रों पर कंपनी का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। जब कंपनी का इतनी चीज़ों पे कब्जा हो गया और उसके बदले एक समझौता कि यदि बंगाल पर आक्रमण होगा तो कंपनी उसका साथ देगी। अब यहाँ पे एक बात ये कही जाती है कि मीर कासिम का इंटरनली ये मनसा था कि अगर हम इनको इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रखेंगे तो ये बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ सामने नहीं आ पाएंगे। अगर हम इनको ये नहीं देंगे या इससे ये फ्री हो गए तो ये दूसरी जगह दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। इसके तहत मीर कासिम ने इनके साथ ही साथ अब मीर कासिम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे अंग्रेज, जो कि इनको कबूल नहीं था, चूँकि और अधिक महत्वाकांक्षी शासक था और अधिक महत्वाकांक्षी नवाब था। इसने क्या किया, सबसे पहले अपनी राजधानी हटा दी मुर्शिदाबाद से, क्योंकि कहते हैं मुर्शिदाबाद कलकत्ता की नाक के नीचे था। एक कहावत हंसी मजाक में बोली जाती है। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी इनने हटा दी कि हम बगल में हैं, कुछ भी गतिविधि होती है इनको तुरंत फटाक से पता चल जाता है ना। इन्होंने क्या किया, वहाँ से राजधानी हटाई और कहाँ ले आए राजधानी? तो बिहार में ले आए। बिहार में एक जगह पड़ती है मुंगेर। प्रशासनिक सुधार के क्रम में ये क्या कर दिए, बिहार मुंगेर अपनी राजधानी ले आए। प्रशासनिक सुधार देखते जाइए क्या क्या हुए। साथ ही साथ मुंगेर में इन्होंने हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा दी, हथियार की फैक्ट्री। और इसका जो मेन अधिकारी था, जिसको मेन ये काम दिया गया था, उसका नाम है गुरगीन खान। गुरगीन खान के नेतृत्व में बिहार में काम स्टार्ट हो गया। प्रशासनिक सुधारों के मामले में ये सबसे पहला कदम उठाया। इसके साथ ही साथ 2 तरह के कर बढ़ा दिए। एक तो भू राजस्व कर में बढ़ोतरी कर दी, भू राजस्व को बढ़ा दिया। साथ ही साथ जो अन्य कर लगाए जाते थे, अन्य कर थे, उन पर भी इन्होंने क्या कर दिया, खूब अतिरिक्त कर बढ़ा दिया। मनसा केवल ये थी कि जो बंगाल का राजस्व जो खाली हुआ है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। चूँकि इतना सब कुछ देने के बाद ठीक ठाक बजट बंगाल का हिल गया था, मतलब खाली हो गया था, है ना। इतने से भी बात नहीं बनी। मीर कासिम समझ चुके थे कि अभी भी चीज़ें मैनेज होने वाली नहीं, और ऐसा कहते हैं कि मीर कासिम ने ही शिकायत करके शाह आलम द्वितीय का आक्रमण करवा दिया बंगाल में। शाह आलम द्वितीय का
आक्रमण करवा दिया। शाह आलम द्वितीय के आक्रमण से मीर कासिम को अंदाजा यह था कि एक तो पहले तो इससे परेशान लोग, कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ हमसे दमन हो जाएंगे, कुछ शाह आलम द्वितीय निपटा देंगे और जितने बचेंगे उन पे हम ठीक ठाक कंट्रोल कर लेंगे। ये मनसा मीर कासिम की कहीं ना कहीं रही होगी, है ना। लेकिन इस समय मेजर कार्निक प्रमुख नेतृत्व करता थे अंग्रेजों की तरफ से, और मेजर कार्निक के नेतृत्व में शाह आलम द्वितीय जो युद्ध थे वो हार गए। शाह आलम द्वितीय के साथ ही युद्ध कौन कर रहा था? मीर कासिम कर रहे थे अंग्रेजों से। शाह आलम द्वितीय हारे तो मीर कासिम भी हारे, और मीर कासिम जब हारे तो इन्होंने ये वहाँ से भागे बंगाल से, और भाग के शरण ली किसके यहाँ? तो अवध के नवाब के यहाँ। अवध में उस समय नवाब कौन था? तो अवध में नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला, ध्यान रखिएगा। मीर कासिम बंगाल से भाग के आए हैं अवध, और इस समय यहाँ के नवाब हैं शुजाउद्दौला। यहाँ तक का कंटेस्ट आपका प्लासी के युद्ध से रिलेटेड है। देखिए क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले माणिक चंद्र को रॉबर्ट क्लाइव ने खरीदा, अलीनगर की संधि हुई, हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ा, सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मीर जाफ़र नवाब बन गए, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। मीर जाफ़र से भी बात नहीं बनी तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम से भी बात नहीं बनी, मीर कासिम का युद्ध हुआ और मीर कासिम हारे। हार के अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ इन्होंने शरण ली। यहाँ तक का भाग इस वीडियो में। इसके आगे हम लोग अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं बक्सर के युद्ध की ओर, है ना, जो कि 1764 के आसपास होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग मेनली देखेंगे बक्सर का युद्ध। यहाँ की स्थितियाँ अभी यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।